नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा हमारे लिए दोस्तों जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर अम्ल वर्षा से क्या नुकसान होता है, आखिर अम्ल वर्षा होती क्या है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग अपने सेशन में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में आपका वीडियो का और इंडियन पॉलिटिक्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अम्ल वर्षा की। तो अम्ल वर्षा की बात की जाए दोस्तों, तो अम्ल वर्षा यानी कि दोस्तों प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत से वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर मुक्त होती है। क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्साइड और किससे? सल्फर से मुक्त होती है। वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा निर्मित वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो वह क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा कहलाती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। बात की जा रही है किसकी? नाइट्रोजन ऑक्साइड की। किसकी बात की जा रही है? नाइट्रोजन ऑक्साइड की, जो कि किससे निर्मित होती है? प्राकृतिक एवं मानव के द्वारा निर्मित स्रोतों से ये वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर मुक्त होती है दोस्तों। और वायुमंडल में जब नमी होती है दोस्तों, साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा निर्मित वर्षा जब होती है जिसका पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 5.6 से कम होता है, तो वही वर्षा क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे दोस्तों सबसे पहले तो हमारी मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, जिससे कि उपजाऊ मिट्टी दोस्तों जो कि अब उपजाऊ नहीं रह जाती, और पौधे जीव जंतु सभी को दोस्तों बहुत ही नुकसान पहुंचता है अम्ल वर्षा से। आइए और जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। जल के विभिन्न रूप और उसके पीएच मान जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान होता है दोस्तों 5। कितना होता है? 5 होता है। और उदासीन जल का होता है दोस्तों पीएच मान 7.0 होता है। और अम्लीय जल का मान जिसका 7 से ज़्यादा होता है मान दोस्तों, जिससे ज़्यादा होता है। और क्षारीय जल का क्या होता है? 7 से कम होता है। तो जो अम्लीय जल होता है जिसका मान 7 से ज़्यादा होता है वह हमारे लिए क्या होता है? वह हमारे लिए हानिकारक होता है दोस्तों। क्या होता है? ज़्यादातर हानिकारक होता है, जिससे कि हमारे मिट्टी को, हमारे जीव जंतुओं को, हमारे पौधों को, सबको दोस्तों हानि पहुंचती है। ठीक है, ये पीएच मान होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा उत्सर्जित होते हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है दोस्तों और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जब हम जीवाश्म के ईंधन को क्या करते थे? दहन करते हैं, तो उनके द्वारा ये उत्सर्जित होता है, जो कि वायु में उपस्थित जलवाष्प के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NaCNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का निर्माण करते हैं दोस्तों। और यह अम्ल वर्षा जल के साथ सतह पर अम्ल वर्षा के रूप में प्रकट होते हैं। किसके साथ होते हैं? सतह पर दोस्तों अम्ल वर्षा के रूप में प्रकट होते हैं, तथा पर्यावरणीय तत्वों, सतही जल, भूजल, मृदा, वनस्पति, सूक्ष्म जीव आदि को हानि पहुंचाते हैं, जो जैव विविधता ह्रास का कारण बनता है। दोस्तों ये इनसे जो अम्ल वर्षा है, इससे दोस्तों कोई भी बच नहीं पाता, चाहे वो आपका दोस्तों आपके जल हो, मृदा हो, वनस्पतियां हो, सूक्ष्म जीव हो, कोई भी मानव हो, सभी को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है ये अम्ल वर्षा। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये उत्पन्न किससे होता है? आपके सल्फ्यूरिक एसिड हुआ और आपका अपक्रिया करके नाइट्रिक एसिड जो वायु में उपस्थित होते हैं जलवाष्प के साथ दोस्तों अपक्रिया करके ये उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारे जो मान होता है जल का वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस वजह से दोस्तों हमारा ये उस जो वर्षा होती है, जो अम्ल वर्षा होती है, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यह जानना आवश्यक है कि एक घोल जिसका पीएच मान 4 है वह पीएच मान 5 के घोल से 10 गुना ज्यादा तथा पीएच मान 6 के घोल से 100 गुना ज्यादा अम्लीय होता है। और जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो यह जैविक समुदाय के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक होता है। जब दोस्तों पीएच मान क्या होता है? 4 से भी कम हो जाता है, तो वो हमारे जैविक समुदाय के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है दोस्तों। क्योंकि एक घोल जिसका पीएच मान 4 होता है वह पीएच मान 5 घोल से 10 गुना ज्यादा होता है। सोचिए कितना? 5 घोल के 10 गुना से भी ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। और पीएच मान 6 के घोल से 100 गुना भी ज्यादा अम्लीय होता है। ये चीज है, इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है आपकी अम्लीय वर्षा दोस्तों, ठीक है।
और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ किताबें हैं, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा के प्रभाव। आखिर अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव है, क्या नुकसान होता है, इनके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करते हैं दोस्तों। अम्ल वर्षा द्वारा जब मृदा अम्लीय हो जाती है, क्या हो जाती है मृदा, सर्वप्रथम दोस्तों मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जो आपकी मृदा होती है, जो आपकी मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है, वो अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, वो अम्लीय हो जाती है। तो पौधों की वृद्धि हेतु कैल्शियम, Ca और मैग्नीशियम, Mg जैसी आवश्यक पोषक तत्व निच्छालित हो जाते हैं, इसमें मृदा उर्वरता कम हो जाती है। जो दोस्तों हमें मिट्टी से क्या मिलती है, वृद्धि हेतु जो कैल्शियम मिलता है और जो मैग्नीशियम मिलता है, उसकी आवश्यकता पोषक तत्व क्या होता है, निच्छालित हो जाती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो हमें पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे क्या हो जाता है, मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों पौधों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, और पौधे अग्रसर नहीं हो पाते, हमारा अच्छे से अनाज नहीं उत्पन्न हो पाता, हमारी खेती अच्छी नहीं हो पाती। दोस्तों जब पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे तो अनाज कहाँ से दोस्तों उग पाएगा। तो इसलिए अम्ल वर्षा हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए और सभी के लिए दोस्तों, जीव जंतुओं के लिए, सभी के जो जीव जंतु दोस्तों जल में रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं, उनके लिए भी, सबके लिए बहुत हानिकारक होती है। यह पौधे द्वारा फास्फोरस जैसे पोषक तत्व को ग्रहण करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। जो फास्फोरस दोस्तों पौधे ग्रहण करते हैं, उनको भी दोस्तों क्या करती है, यह प्रभावित करती है, और जिससे अंततः पौधों की मृत्यु हो सकती है। लास्ट में क्या हो जाए, जब दोस्तों उनमें फास्फोरस की प्राप्ति नहीं होगी तो लास्ट में क्या होगा, पौधे नष्ट हो जाएंगे, पौधे समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे पौधों का अस्तित्व हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों तो सोचिए, अगर पौधों का अस्तित्व खत्म हो गया दोस्तों, तो हमारा अस्तित्व कहाँ खत्म होगा। हम सभी जानते हैं कि पौधों से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और वो हमसे क्या ग्रहण करते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दोस्तों क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों अगर हम नहीं रहे तो उनका अस्तित्व खत्म होगा, और वो नहीं रहे तो हमारा भी अस्तित्व संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों कहा है किसी ने कि अगर प्रगति है, प्रकृति है, तभी प्रगति है, नहीं तो दोस्तों अगर प्रकृति नहीं है तो प्रगति भी संभव नहीं है। तो प्रगति के साथ ही हमें दोस्तों मिलकर चलना है, तभी हमारी प्रगति हो सकती है, अन्यथा हमारी प्रगति नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इससे जलाशयों के अम्लीकरण हो जाता है। सोचिए दोस्तों, जो जलाशय होते हैं, जो तालाब होते हैं, जो झरना होते हैं, नदियां होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, अम्लीकरण हो जाती हैं। दोस्तों अम्लीय क्रिस्टलाइन चट्टाने में अवस्थित 14,000 स्वीडिश झीलें अम्लीकरण से प्रभावित होती हैं। सोचिए 14,000 झीलें, जो स्वीडिश झीलें हैं दोस्तों, वो क्या आते हैं, अम्लीकरण से प्रभावित होती हैं। अम्ल वर्षा सूखे पत्ते की अपघटन दर को कम कर हार्मोन निर्माण का प्रभावित करती है। दोस्तों ये भी होता है, यह वृक्षों की जड़ों में उपस्थित उपयोगी सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का कारण बनती है। जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, उसमें जो उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनकी श्वसन दर तीव्र रूप से कम हो जाती है। जो वो श्वसन दर लेते हैं दोस्तों, जब अम्ल वर्षा हो जाती है तो वो दोस्तों उसमें श्वसन नहीं ले पाते दोस्तों, उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, और उनकी क्या होती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों हमारे लिए अम्ल वर्षा बहुत ही खतरनाक होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा विषाक्त धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों में तोड़ने में मदद करती है। जो अम्ल वर्षा होती है, जो विषाक्त धातु होते हैं दोस्तों, उनको प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों को वो तोड़ने में मदद करती है। ये धातुएं पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर जाती हैं, जो तंत्रिका तंत्र, जो हमारे तंत्रिका तंत्र गंभीर मस्तिष्क क्षति का भी कारण बनती है। जो हमारे अंदर जब ये प्रवेश कर जाती हैं दोस्तों, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां और कई दिक्कतें मनुष्य को भी उत्पन्न हो जाती हैं। अम्ल वर्षा सल्फर एवं नाइट्रोजन चक्र से भी बाधा उत्पन्न करती है। जो अम्ल वर्षा होती है, किससे, सल्फर और नाइट्रोजन चक्र से भी बाधा उत्पन्न करती है, तथा विभिन्न ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला आदि का भी निश्चालन द्वारा क्षरण करती है। दोस्तों हम कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि ताजमहल का जो खूबसूरती है, धीरे धीरे वो क्या हो रही है, जो चमक है दोस्तों उसकी, ताजमहल की जो आपने देखी होगी जो चमक है दोस्तों, जो सफेदी है, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जा रही है। आपके दोस्तों जो लाल किला है, उसका दोस्तों क्षरण हो रहा है धीरे धीरे,
उसका कारण क्या है? आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि आखिर लाल किला या ताजमहल के क्षरण का कारण क्या है। तो ऑप्शन में कई ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन आपका होगा अम्ल वर्षा भी दोस्तों। तो अम्ल वर्षा के कारण दोस्तों जो हमारी चमक होती है, जो हमारी सफेदी है ताजमहल की, लाल किले की, सबकी चमक धीरे धीरे क्या हो रही है, वो क्षरण होती जा रही है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी संकट में आ गई हैं दोस्तों। तो ये इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रकृति से संबंध बनाना चाहिए, न कि दोस्तों ऐसी चीज़ों से संबंध बनाए जिससे कि हम, जैसे कि बहुत लोग होते हैं, थोड़ी सी भी उन्हें गर्मी लगी तुरंत एसी ऑन कर लिया, थोड़ी सी भी दोस्तों उन्हें वो दिक्कत है तो वो ठंडा पानी ही पीते हैं, नॉर्मल पानी नहीं पीते। तो अपनी यानी कि सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए आप ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर न हो दोस्तों। कोशिश करिए तालाब यानी कि कुएं का पानी पीजिए, नल का पानी पीजिए, तो वहाँ वो पानी आपके दोस्तों सबसे ज़्यादा तो आपकी ह्यूमिडिटी पावर को बढ़ाएगा और आपको दोस्तों हर रोग से लड़ने की क्षमता आपकी वृद्धि होगी। तो वो चीज़ है दोस्तों। तो धीरे धीरे आप प्रकृति से जुड़ने समझिए, कोशिश करिए आप पेड़ पौधे लगाएं दोस्तों, यानी कि महीने में कम से कम एक वृक्ष तो लगाएं और उसका दोस्तों देखभाल करें। एक पौधे लगाइए दोस्तों, एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह उसका वो करेंगे तो आपको वो कुछ देगा ही दोस्तों, या फल के रूप में दे, या लकड़ी के रूप में दे, या ऑक्सीजन के रूप में दे, कुछ ना कुछ वो आपको प्रदान करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पौधा आपको कुछ प्रदान नहीं करेगा, आप उसकी अगर सेवा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ प्रदान देगा दोस्तों। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारे जो ये वातावरण है, ग्लोबल वार्मिंग है, अम्ल वर्षा है, सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो बहुत ही आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही दिक्कत करेंगी दोस्तों। हमारी आने वाली पीढ़ी दोस्तों, लोग कहते हैं आने वाली पीढ़ी दोस्तों पैसे से पानी खरीदेंगे। तो बताइए वो स्थिति, जब पैसे से आज भी पानी खरीदा जा रहा है, जब हर चीज़ के लिए दोस्तों पैसे से पानी खरीदा जाएगा, पीने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए, तब दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों, लोग जो एक एक बाल्टी एक टब भर के नहा रहे दोस्तों, तब ये होगा कि यार एक बोतल में बस मुंह धो लो, काम खत्म। हाँ, कि यार 100 रुपये लीटर है, हाँ 200 रुपये लीटर है पानी। हाँ, तो दोस्तों सोचिए क्या स्थिति होगी उस समय। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। ये आपके दोस्तों यूपी टेट की पुस्तक है, मात्र 249 रुपये में, और ये हिंदी न्यूज़ल का आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में पर्यावरण संबंधी प्रावधान। दोस्तों जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण क्षरण हो रहा था, जिस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो हमारे संविधान ने कहा कि हमें इस पे कुछ न कुछ कानून बनाने चाहिए, कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही जल्द हम पर्यावरण से संबंधित जो है हम दुर्घटनाओं से दोस्तों हमें सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान ने कई अधिकारों का प्रावधान निकाले, कई नियम निकाले। क्या थे वो नियम, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में शांति का अधिकार, राइट टू पीस, निहित माना गया है। इस प्रकार यह ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध एक संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों। यानी कि 19(1)(a) में 90(a) में 19(a) में कहा गया है कि कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, शादी समारोह कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों मुश्किल से 10 PM 10 बजे रात तक या 9 बजे रात तक आपको अनुमति है। बस उसके बाद दोस्तों आप यानी कि उस ध्वनि को बंद कर देंगे, और वो ध्वनि ऐसी होनी चाहिए कि कर्णपटलिका में, यानी कि आपके कानों को दिक्कत न हो दोस्तों, आपके आस पड़ोस को दिक्कत न हो, ध्वनि इतनी तेज नहीं होनी चाहिए। ये आपका 19(a) का अधिकार दिया गया, जो कि ध्वनि प्रदूषण के क्या होते हैं, ज़्यादा तेज दोस्तों ध्वनि, तेज आवाज़ में लोग गाना सुनते हैं, तेज आवाज़ में, जैसे कुछ किसी का बर्थडे हुआ, हमेशा दोस्तों कुछ न कुछ आयोजन हुआ तो एकदम ध्वनि लाउड स्पीकर एकदम बहुत ही तेज कर देंगे। तो भाई आप अपनी खुशी तो मना रहे हैं, पर दूसरे वाले को, दूसरे बगल वाले को क्या कर दे रहे हैं, दुखी कर दे रहे हैं। क्योंकि कुछ वृद्ध होते हैं दोस्तों जो कि बीमार होते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो कि बीमार हैं, तो उन्हें दोस्तों असुविधा होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उतने ही स्पीकर बजाएं, या तो आप बंद कमरे में बजाएं जिससे कि उसकी ध्वनि बाहर न जाए,
तो जितना सुन सके, जितने सुनने की आपकी क्षमता है उतनी ही दोस्तों, तो आपको ये ध्वनि प्रदूषण क्या होगा, बंद होगा। तो ये दोस्तों ध्वनि प्रदूषण पे उठाया गया ये अधिकार, शांति का अधिकार 19(1), ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21(a) में उल्लिखित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन रक्षा का अधिकार दिया दोस्तों, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, शोर और प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार आदि को सम्मिलित माना जाता है। अनुच्छेद 21(a) में दोस्तों यह उल्लिखित किया गया है सारी चीजों को, यानी स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, प्रदूषण रहित जल होना चाहिए, प्रदूषण रहित वायु होनी चाहिए, और जीने के लिए अधिकार, शोर व प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, ये सब आपको किस में है, अनुच्छेद 21 में दोस्तों इसको ये किया गया, समझ रहे, निहित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 क में दोस्तों, किसमें, अनुच्छेद 48 क में यह प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो दोस्तों कोई भी राज्य है वो, यानी कि आपका कोई भी दोस्तों, हमें अपने वनों की रक्षा करनी है, हमें अपने जीव जंतुओं को, राष्ट्रीय जीव, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जंतु, तो सभी की दोस्तों संरक्षण प्रदान करना है, सभी की रक्षा करने का हमारा क्या है, दायित्व है दोस्तों। आप कभी ये नहीं कि हम अपने राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा मोर है, राष्ट्रीय जीव हमारा जैसे जो बाघ है, तो इनका दोस्तों हमें शिकार नहीं करना चाहिए, इनको दोस्तों हमें यानी कि कहते हैं ना कैद में नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये आपके नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान अनुच्छेद 48 क में कहा गया है कि ये करना क्या है, संवैधानिक रूप से क्या है, अपराध है दोस्तों, संवैधानिक रूप से क्या है, अपराध है, इसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप वनों का कटाव नहीं कर सकते कि दोस्तों बहुत लोग होते हैं ना कि घर और बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए वनों का कटाव करना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। तो ये आपको नहीं करना है, ये अगर आप वनों का कटाव कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए वो भी अपराध का कार्य है। तो इसलिए इस सब चीजों से आपको क्या होना है, दूर होना है, ठीक है। वन्य जीवों की आपको रक्षा का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान। तो मौलिक कर्तव्य आपका मालूम है आपको, अनुच्छेद 51 क में आपके मौलिक कर्तव्य निहित हैं। उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत 7वें कर्तव्य के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण है। 7वां कर्तव्य आपका क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है कि रक्षा एवं संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। दोस्तों आपको मालूम है कि आपके अनुच्छेद 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो आपका 7वां कर्तव्य है, क्या है, जो आपका 7वां कर्तव्य है उसमें आपको प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वन है दोस्तों, झील है, नदी है, और जो वन्य जीव सम्मिलित हैं दोस्तों, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, मोर हो गया, और भी जो चीजें हैं दोस्तों, उन सभी जीवों को हमें क्या करना है, रक्षा प्रदान करना है, संरक्षण प्रदान करना है। उन्हें दोस्तों हमसे कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रत्येक दोस्तों प्राणी, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि आपको, हर नागरिक का कर्तव्य है कि आपको उन जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, उनकी संरक्षण करना है। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसको आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति इन जीव जंतुओं का शिकार कर रहा है या इन्हें मार रहा है, तो आप तुरंत दोस्तों सूचना अपने स्थानीय थाने में दें कि ये इस व्यक्ति जीव जंतु का ये शिकार कर रहा है, इसको इन्होंने बांध के रखा है, इसको पिंजड़े में रखा है, तो तुरंत दोस्तों उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो ये आपका कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का, और जिसमें कौन सा कर्तव्य, 7वें कर्तव्य के अंतर्गत ये बात कही गई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी ई बुक हिंदी राइटिंग PDF नोट्स है, ये आप सभी की हिंदी मात्र 99 रुपये में, प्राचीन इतिहास 99 में, मध्यकालीन इतिहास 99 रुपये में, आधुनिक इतिहास 99, भूगोल, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारी दोस्तों ये बुक्स, ये नोट्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन तैयार कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी नोट्स आपके कंपटीशन में बहुत ही लाभकारी होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही लाभकारी होगी दोस्तों। और दोस्तों आपसे मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपके पास 2 महीने का समय है दोस्तों, 2 मंथ्स ओनली, 2 मंथ्स है आपके पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 मंथ्स ओनली, 2 मंथ्स दोस्तों
तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 महीने हैं आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। सभी बच्चे क्या करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और इससे आपको फायदा क्या होगा, 2 फायदा होंगे दोस्तों। पहला होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा होगा अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होगा दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस दोस्तों आप सभी जानते हैं 5 पोर्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, और क्या कहते हैं आपका मैथ है, और आपने जो लैंग्वेज लिया है वो है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट यानी कि आपको 2.5 घंटे में करना है, तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि मुझे कौन सा पोर्शन पहले टच करना है, मुझे पहले मैथ करना है कि मुझे पहले हिंदी करना है कि मुझे पहले ईवीएस करना है कि मुझे पहले सीडीपी करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों एक्शन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि हाँ यार पहले मुझे सरल चीज़ों को करना है, जैसे हिंदी को पहले करना है, फिर आपको क्या कहते हैं ईवीएस को करना है, फिर आपको दोस्तों सेकंड लैंग्वेज जो लिया है आपने वो करना है आपको। तो ये चीज़ें फिर लास्ट में आप दोस्तों हो सके तो मैथ करिए, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, तो टाइम आप ज़्यादा ले लेते हैं। तो दोस्तों जो ईजी क्वेश्चन है बाकी सब्जेक्ट के वो हम टच नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं अरे यार अच्छे खासे क्वेश्चन छूट गए और उसी मैथ में हम फंसे रह गए। तो मैथ में फंसे रह जाएंगे, बाकी इजी क्वेश्चन जब आपके छूट जाएंगे तब आप सर पे हाथ रखेंगे, अरे यार ये तो अच्छा गड़बड़ हो गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका होगा कैसे, तब ये चीज़ें आपके सुधार कैसे होंगी, जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक। जैसे दोस्तों आप 150 क्वेश्चन पर डे लगा रहे हैं, अगर 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो सोचिए 3 महीने में यानी कि 30 दिन में दोस्तों सोचिए 15 या 45 कितने 4,500 लगभग आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब 4,500 में दोस्तों आपका यानी 4,000 भी या मैं कहूँ 3,000 भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो रहा है तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं, ईवीएस के, मैथ के और हिंदी के, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो ये फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप कोशिश करिए कि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डेली लगाइए, ठीक है। उससे आपको ये भी आइडिया मिलेगा कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, ठीक है।